Good morning. I hope you are keeping well. And in the last part, अगर आपको कुछ याद है जो आपने लिखा होगा डेफिनेटली, तो क्या लिखा होगा आपने? एक तो ये चीज़ लिखी अपन ने लास्ट पार्ट में कि एक तो पेपर पैटर्न जो आपके स्क्रीन के सामने है, ऑलराइट। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सिलेबस का जो चैप्टर नंबर 2 है। तो पेपर पैटर्न अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और वो जो अपन ने एलिफेंट आएगा बिगिनिंग में, अगर आपको याद है, कुछ डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग जगह पर लोग रुके हुए, इसी प्रकार से एक सिस्टम बड़ा होता है और सबके अपने अपने रोल्स के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस होते हैं और सबके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो तो आपका सिस्टम सही है, परफेक्ट है, काम में लिया जा सकता है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए अपना ये चैप्टर भी सिस्टम्स के बारे में बात करेगा, यानी लोग इसमें अलग अलग रोल्स होंगे और वो सिस्टम कैसा होना चाहिए ये बताने की कोशिश करेगा, जिससे सब लोग पूरी तरीके से उस सिस्टम को एक्सेप्ट कर सके। तो अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़े, ये अपन ने देखा था डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशनल्स। उसके बाद अगर आपको याद है 3 प्रकार के व्यू थे, मेरे साथ रिपीट करने की कोशिश करना मेरे साथ। पहला कौन सा व्यू है? डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पर्संस। पहला अकाउंटेंट व्यू। कौन सा व्यू? अकाउंटेंट व्यू। वो क्या बोलता है? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस must be made without putting much time and efforts, if you remember. सेकंड वाला व्यू कौन सा? सेकंड वाला व्यू है ऑडिटर्स व्यू। ये क्या चाहता है कि ये दोनों शुड बी करेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। भाई तीसरा वाला कौन सा है? जो मालिक है, ओनर्स व्यू। उसको क्या चाहिए? सही समय पर, जिसके कारण वो सही निर्णय ले सके। उसको चाहिए राइट इंफॉर्मेशन एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम सो दैट ही कैन टेक राइट डिसीजंस, अगर आप ध्यान दे रहे हो। ओके, तो अकाउंटेंट व्यू अचीव होगा, ऑडिटर व्यू अचीव होगा, तभी तो राइट इंफॉर्मेशन राइट पॉइंट ऑफ टाइम मिलेगी। क्यों राइट क्यों है? सही क्यों है? क्योंकि ऑडिटर ने देखा है कि सिस्टम सही है। राइट पॉइंट ऑफ टाइम क्यों? क्योंकि उसका काम सही समय पर वो कर पा रहा है, ज्यादा एफर्ट्स न लगते हुए। तो यानी इंफॉर्मेशन सही समय पर मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलना इससे काम नहीं होगा, टाइम पर मिलना इंपॉर्टेंट, नहीं तो वो इंफॉर्मेशन की क्वालिटी बिगड़ जाएगी, आपका डिसीजन लेट होगा और फिर वो डिसीजन का शायद कोई मतलब भी ना बने, कोई उसको कैपिटलाइज कोई और कर लेगा। तो ये राइट बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। दीज आर लाइक इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसमें अपने आप में मीनिंग छुपा हुआ है कि राइट इंफॉर्मेशन राइट पॉइंट ऑफ टाइम। If you're understanding, if you leave this point of time, then right information may not be as valuable. If it is achieved only in that time frame, then only it is considered to be important or decision worthy, अगर समझ रहे हो। तो right information right point of time मिले, तो अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, डिटेल में ये आएगा आगे धीरे धीरे, लेकिन अगर आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि इनका काम ये है कि समय पर जानकारी मिले ताकि निर्णय लिया जा सके। सो इट इज द जॉब ऑफ एनी सिस्टम टू केटर द नीड्स ऑफ ऑल द यूजर्स साइमल्टेनियसली। तीनों की नीड्स, जितने भी यूजर्स है, ये तो तीनों इधर उदाहरण के तौर पर इन्होंने सबको एक प्रकार से ले लिया, इसमें इन सारे यूजर्स को लेकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और यूजर रहे तो उसकी नीड्स पूरी नहीं होनी चाहिए या केटर नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं। ईच एंड एवरी यूजर हु इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम, हिज नीड्स शुड बी केटर्ड प्रॉपरली, ऐसा ये बताने की कोशिश करनी। तो ऐसे तो लिस्ट तो बनती जाएगी ना, ये व्यू वो व्यू, 50 एक व्यू हो जाएंगे, तो उसमें कोई मतलब नहीं बनाई फिर अंडरस्टैंडिंग। तो इन्होंने जनरल रखा है, उसको अपन इतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हो सकते, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में मोटा मोटी ये चीजें होनी चाहिए इफ यू अंडरस्टैंडिंग। इसे चैप्टर का नाम भी तो अलग अलग प्रकार का सिस्टम नहीं दिया है, सिर्फ एक ही फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम इसलिए दिया है क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड एस्पेक्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा एक चीज, और दूसरी बात हर मॉड्यूल, हर काम जो होगा ना, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स का हो, चाहे प्रोडक्शन का हो, चाहे सेल्स का हो, वो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंस से रिलेटेड होगा ही, अगर आप समझ रहे हो। इसलिए चैप्टर का नाम ये दिया है जो कॉम्प्रिहेंसिव हो। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या? जो सारे ऑर्गेनाइजेशन में लागू हो। इसलिए वो सिस्टम को लिया गया और उसके बलबूते पे उसको बेस बनाकर सारे पॉइंट्स आएंगे आगे, अगर आप समझ रहे हो। इसलिए चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स। इट इज नॉट अबाउट लर्निंग फाइनेंस, इट इज नॉट अबाउट लर्निंग द अकाउंटिंग एंड एवरीथिंग, इट इज अबाउट द सिस्टम्स व्हिच आर गोइंग टू बी देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज देयर वुड बी पीपल, देयर वुड बी रोल्स, देयर वुड बी the softwares, the application, and there would be audit of these systems. तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी ना कि मेरे इसमें तो ये सिस्टम है ही नहीं, लेकिन फाइनेंशियल वाला तो सब जगह पर होगा, इसलिए मोटा मोटी इसको जनरल रखा गया है, चैप्टर का नाम ये रखा गया है। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये 3 प्रकार के व्यू अपन ने लास्ट पार्ट में देखे थे। अब मेरी बात सुनना, धीरे धीरे आगे बढ़ते, ध्यान देना, चीजें समझना, ओके? सोना नहीं, बिल्कुल भी नींद आती है, कोशिश करना, देखते रहना, ऑलराइट? ध्यान देना, मेरे पास ही देखते रहना। अब क्या करना है, ये काम हो गया अपना, इतना अपन ने लिख लिया। हाँ, एक चीज बताता हूं, कोई आपको आंसर्स अगर आप सेंड करें तो बहुत अच्छा रहता है।
इफ यू ट्राई टू सेंड इट टू मी सो दैट इट बिकम्स बाई डायरेक्शनल, कैसे ना कैसे तो इसको अपन बाई डायरेक्शनल या टू वे कम्युनिकेशन बनाए, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मीट फेस टू फेस, एटलीस्ट यू कैन सेंड द आंसर्स, आई कैन चेक इट, आई डू चेक इट, ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लिया और देखा नहीं, ऐसा नहीं होता है, आई चेक इट एंड इफ आई हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन, ऐसा कुछ लगता है कि कुछ मुझे इनपुट करना चाहिए तो मैं वो बात भी रखता हूँ अपने मेरे हिसाब से, फिर आपके हिसाब से उसको तोड़ मोड़ सकते हो आप, ऐसा कोई इसका फिक्स्ड नियम नहीं है कि ऐसा ही है वैसा ही, लेकिन आपकी मेहनत कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि आप एक्स्ट्रा मेहनत ले रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो आपका आगे जाकर अगर रिविजन नहीं होगा तो मतलब नहीं है। तो आपके काफ़ी सारे आंसर्स आए मेरे पास, आई एम रियली हैप्पी दैट यू हैव मेड अ नोटबुक प्रॉपरली, आप इसको इसी सीरियसनेस से आगे लेकर जा रहे हो और समझ रहे हो, तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट अपन को निकालने में, क्लियर करने में कोई भी नहीं रोक सकता, ओके, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, तो इफ आई जस्ट शो यू समथिंग, देयर आर फ्यू आंसर्स व्हिच आई वुड बी शोइंग इट रेगुलरली, जैसे कुछ आंसर्स आए मेरे पास, कुछ फोटोग्राफ, जैसे दीज आर सम आंसर्स व्हिच केम टुवर्ड्स मी, यू हैड सेंट इट थ्रू ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर, इसको अगर थोड़ा सा अपन रोटेट कर दे, उल्टा हो गया, ओके, सो नाइसली रिटन, दिस इज समथिंग विच वी वुड बी मेंटेनिंग, ओके, ये आज किया है ऐसा रेगुलर चलेगा आप, ऑलराइट। एक चीज़ बतानी थी मेरे को, अब जैसे ये तो है, अब जैसे ये वाला जो है इसमें क्या है कि हाँ, इसमें देखो मैंने कुछ बात बताई, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, इट इज़ रियली अप्रिशिएबल दैट यू हैव रिटन दोज थिंग्स एज वेल, कि मैंने जो बात कही, जो मॉड्यूल में जो कंटेंट लिखा है ना, उसको समझने के लिए कही, उसको समझने के लिए कही, तो वो आप एग्जाम में नहीं लिखोगे बेटा, वो आप एग्जाम में, आई नो दैट यू वुड हैव रिटन दिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, बट डू नॉट मेक इट अ पार्ट ऑफ योर मेन बुक। भाई धीरे धीरे 5 चैप्टर जब खत्म होंगे तो अपन को कोई 500 पेजेस की बुक नहीं बनानी है, फिर मुश्किल पड़ेगा, आप देखोगे अरे यार इतनी बड़ी बुक, इससे अच्छा तो वो बुक है, तो फिर अंडरस्टैंडिंग, आखिर आपकी हैंड राइटिंग है, वो सारी चीजें, तो बुक की साइज बढ़ने से जल्दी ही याद होगा वो सारी बातें, लेकिन अपन उसको स्पेसिफिक रखे, एक चीज जितना है मॉड्यूल में उतना ही लिखे, समझना है, एडिशनल अगर आपको कोई एग्जाम्पल मैंने दिया और आपको याद रखना है ना, साइड में लिखो ना, कहीं तो सेट करो उसको अपने कंटेंट को बढ़ाओ मत, जितना हो सके स्पेस यूज करो, मार्जिन यूज करो, यूज कर सकते हो तो कम से कम जगह पर, एक प्रकार से अपन गोइंग ग्रीन, भाई वो तो अलग बात हो गई, गोइंग ग्रीन यानी कागज बचाना, एनवायरनमेंट बचाना, वो तो है ही है, लेकिन यहां पर अपने फायदे के लिए भी करना है अपन को, कि ऑप्टिमम यूज करो आप इन पेजेस का, जिससे कम से कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट रीडेबल, नीट कंटेंट, ज्यादा अनटाइडी भी नहीं कि बाद में समझ में ना आए, लेकिन कम से कम पेजेस की बुक बने सारा कंटेंट आकर, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, कि आप वो जो एडिशनल चीजें आज भी आएगी, अगर हर बार आएगी, क्योंकि उसके बिना चीजें समझना मुश्किल होगा, एग्जाम्पल्स के बिना या फिर थोड़ा और डिटेल में गए बिना, क्योंकि कई बार है ना सिलेबस सिर्फ नाम देकर छोड़ देता है, वो नाम का तो मतलब बहुत बड़ा होता है, तो उसको समझने के लिए मेरे को कुछ तो बताना पड़ेगा आपको, जो एक्चुअली मार्केट में है या फिर जो सेंसिबल सही चीज है, आपको वो लिखना है, तो वो आप साइड में कहीं मेंटेन करो, ट्राई टू प्रिपेयर सम काइंड ऑफ स्टिकी नोट्स और समथिंग लाइक दैट, बट डू नॉट ऐड टू द पेजेस, द पेजेस शुडंट इंक्रीज, ऐसे मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी देखो रिक्वेस्ट है, बाकी आपको लगता है कि नहीं सर बढ़ने दो हम तो कर लेंगे, तो देखो वो आपका मन है, नो प्रॉब्लम इन दैट, हाँ, लेकिन आगे जाकर ऐसा अनुभव से बोलता हूं कि फिर वो बहुत बड़ी बुक हो जाती है, तो भी फिर शायद दिक्कत हो सकती है रिवीजन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सच अ सब्जेक्ट इज रिवीजन बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन उस टाइम पर, किस टाइम पर, जब इतनी मेहनत अभी कर जब आओगे ना ऑडिट के पेपर के बाद, तो उस टाइम पर तरीके से सब कुछ सिस्टमेटिकली सेट रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए, जाओ बुक खोलो, खत्म करने में लगो, खत्म करने में दड़ एकदम अच्छे से, एकदम टिप्स के ऊपर पूरा सब्जेक्ट आ जाए उस तरीके से। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट दैट यू कैन सेट इट समवेयर एल्स, और या तो शॉर्ट में कहीं तो लिख लो, या कोई स्टिकी नोट्स बनाकर यू कैन स्टिक इट, समथिंग लाइक दैट यू कैन डू नॉट ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पेजेस, दैट इज समथिंग विच आई एक्सपेक्ट, आई रिक्वेस्ट, you can use the margins, जितना हो सके उतने कम पेजेस रखना, इफ अंडरस्टैंडिंग। बुक बड़ी रही तो और अच्छा, क्योंकि कम पेजेस लगेंगे, वो थोड़ा सा मन को भी एक इफेक्ट रहता है साइकोलॉजिकली। सो कहने का मतलब ये कि अपन को तो कम पेजेस में इसको वैसे भी करना है, साइकोलॉजिकली हो नहीं हो तो कोशिश करना, और जो एडिशनल चीजें हैं वो आप साइड में कहीं तो सेट कर सको तो कर देना, पॉज कर आप कहीं तो साइड में सेट करना, उसको मेन लाइन में इंक्लूड मत करना। स्टिकी नोट्स रह सकते हैं आप, फिर आपकी जैसी व्यवस्था, जैसे आपकी इच्छा, ओके। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमको वो एडिशनल एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, हम उसको बहुत शॉर्ट में लिख देंगे बुक में, लिख सकते हो, ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। फिर थोड़ा सा पेजेस बढ़ेंगे तो उतना संभाल लेना, और कुछ नहीं, वहाँ किसी तरीके से मेंशन कर देना कि ये एक्स्ट्रा है, तो कैसे आप सेट करो ये देखना, ओके। तो आप स्टिकी नोट्स समथिंग विच कुड बी प्रिफर्ड, या फिर साइड में कोई तो छोटे से
बढ़ाना मत बढ़ उसको ऐसा। और आपको अगर और भी कुछ आपके पास सजेशन है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो कि सर ऐसा करें क्या, ऐसा कर दे तो सही रहेगा क्या, ऐसा आप मुझे पूछ सकते हो या मुझे बता भी सकते हो, जिससे मैं आगे उसको बता सकूँ। क्योंकि अपना ये कंटेंट ये ही चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आपको चीज़ें, ईमानदारी से बोलो, आपको चीज़ें समझ में आए ये अच्छी बात है, लेकिन समझ में नहीं आने वाला भी अगर ये लिख कर आएगा ना तो भी उसको मार्क्स मिलेंगे। आप समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि मुद्दा सिर्फ ये कंटेंट ही चाहिए अपन को। स्पेसिफिकली मैं हर बार यही बोलता हूँ और यही अपने लिए, क्योंकि अपन को प्यार से ये सब्जेक्ट को कल्टी देनी है अगर ध्यान दे रहे हो। तो ये 3 प्रकार के व्यू देखे अपन ने, ये 3 प्रकार के व्यू आपने लिखे होंगे ऐसे एक्सपेक्टेशंस। ओके, और मैं आगे बढ़ता हूँ। एडिशनल कंटेंट को संभाल लेना, क्योंकि आएगा कई बार, उसको साइड में सेट करना। ओके, कहीं तो अगर कर सको तो, या फिर कोई और एक थोड़ा सा 4-5 पेजेस लेकर कोई टॉपिक के हिसाब से आपको लगे तो वो साइड में एडिशनल रेफरेंस कंटेंट अगर आप बना सको तो। ओके, अगर आप कोई एक छोटा सा बुकलेट लेकर अगर आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो, फिर वो आप प्रॉपरली सेट करना। क्योंकि तैयारी अगर तरीके से रहेगी ना बेटा तो पूरी तरीके से सब्जेक्ट आसानी से क्लियर होता है। यू विल बी हैविंग देन ईच एंड एवरीथिंग। यू कैन कीप अ रेफरेंस बुक, छोटा सा यार, रेफरेंस बुक बड़ी होती है उससे तगड़ी, 8-10 पेजेस ऐसा पूरे सिलेबस के लिए, पूरे सब्जेक्ट के लिए। दो लाइनें निपटाओ एक टॉपिक के, अगर आपको कुछ एडिशनल छोटा सा लिखना है तो ओके, वो साइड में लिख दो और बाकी मेन वाला चलने दो। मेन वाले को छेड़ो मत, मेन वाले को छेड़खानी करो मत, उसको उतना ही रखो जितना कंसाइज, एकदम स्पेसिफिक, कि ये तो याद होना ही, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, अगर आप समझ रहे हो। तो ये 3 प्रकार के व्यू के बाद अपन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं अपन जो एग्जाम में बन सकता है। हाँ, मैंने आपको बोला वो 3 प्रकार के व्यू जो है ना उसके बनने के चांसेस कम है, लेकिन ये जो सवाल है ना ये सवाल बन सकता है पूरे चांसेस आपके एग्जाम के लिए, तो और इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक आया नहीं है, अभी तक ये एग्जाम में आज तक आया नहीं है, ये एग्जाम में बनने के पूरे चांसेस है। एक चीज, दूसरा ये 1 मार्क का सवाल बन सकता है, 2 मार्क्स का बन सकता है, या एमसीक्यू के फॉर्म में ये लोग पूछ सकते हैं अपन को। ओके, अब सवाल बनता है, सुनना ध्यान से, अपना जो चैप्टर है ना उसके नाम एक, अब देखो द रीजन वाई वी स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 2 इज बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी बेसिक। बहुत सी बेसिक सी चीजें हैं इसमें जो अपन को समझनी होगी। देखते हैं पूरा आंसर अपन आज के सेशन में कवर कर पाते हैं क्या, जितना हो सकता है उतना करते हैं। याद करना लिखना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू टेक समथिंग फ्रॉम द सेशन एवरी डे। आपके बुक में होगा तभी वो इफेक्टिव हुआ और तभी वो काम खत्म हुआ। ओके, सिर्फ रीड कर कर नहीं चलता बेटा। इफ यूर अंडरस्टैंडिंग, EIS थोड़ा सा तकलीफदायक है, लेकिन अपन तो बस इसको तरीके से करेंगे ना तो वो तकलीफों में जाना ही नहीं अपन को। राइट, तो एक ये जो सिलेबस है, ये जो चैप्टर है, ये बेसिक से शुरू होता है ना, ये बेसिक से शुरू होता है, इसलिए अपन ने चैप्टर नंबर 2 पकड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई तो चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये क्यों नहीं वगैरह ऐसा वैसा। भाई अपन को एंड ऑफ द डे 5 चैप्टर्स करने, तो आप इस तरीके से सिंपल वाले से कर लो। सिंपल वाला यानी कि इसमें अच्छे तगड़े कंसेप्ट भी आते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन ये स्टार्ट वहाँ से होता है जहाँ पर अपन को बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है ना, तो आगे के चैप्टर्स फिर और आसान हो जाते हैं कंपैरेटिवली। तो अपन को आखिर तो चैप्टर 2 करना ही है ना, तो शुरुआत अपन इसी से करेंगे। ओके, देयर इज द रीजन बिहाइंड इट। जो कुछ चीज़ें बाद में समझ में आती है, सस्पेंस या जो भी है वो बाद में अपन को लगता है कि अच्छा ये रीजन था। तो आई मे नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट राइट नाउ व्हाई दिस चैप्टर, बट दिस इज द फॉर आवर बेनिफिट ओनली। ऑलराइट, तो अब सवाल आया, अब आपने वो लिखा डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वो 3 लिखे, खत्म हुआ। अब लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अब लिख सकते हो अगला सवाल। सुनना मेरी बात, जो बहुत ही बेसिक सा सवाल है और वो ऐसा शब्द है जो जिंदगी में अपन 1 या 2 बार तो रोज शायद दिन में भी यूज करें ऐसा सवाल। ऑलराइट, लेकिन अपन को होना पड़ेगा स्पेसिफिक मॉड्यूल के हिसाब से। सवाल क्या है? व्हाट इज अ सिस्टम। ओके, अब सुनना मेरी बात, व्हाट इज अ सिस्टम, ध्यान देना, अब इसको याद करना है। और व्हाट इज अ सिस्टम के बारे में आप ही सोचो, इतना जनरल टर्म है ये कि 10 पेजेस का भी कंटेंट हो सकता है और 10 के 10 पेजेस में अलग अलग डेफिनेशन। अपन को होना है स्पेसिफिक अपने मॉड्यूल के हिसाब से, जो अपना मॉड्यूल बोलता है ना एग्जैक्टली वही लिखना है अपन को। ध्यान देना, धीरे धीरे समझते हैं, याद भी करते हैं, और याद करने पर फोकस रहेगा। और मेरे बाद रिपीट करोगे, वीडियो भगाओगे नहीं, पूरा वीडियो देखना और आंखें खुली रखना, कान भी खुले रखना और सुनते रहना, हाथ हटाना, सीधा बैठना। ओके, अपन देख रहे, सुन रहे और मेरे को देखते रहना, इधर देखते रहना। ओके, आई होप आप देख रहे हो ना, सोना नहीं। इधर देखो, अब सिस्टम की डेफिनेशन डायरेक्टली आती है, ध्यान देना। सिस्टम, वर्ड सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, अब है ना एक के नीचे एक आएगी चीजें, पॉइंट वाइज लिखा है मैंने, आपको एक एक पॉइंट लिखना है पूरा। हाँ, एक के नीचे एक आई तो आप इस तरीके से मत लिखना एक के नीचे एक, ये तो क्या है, वो इफेक्ट सेट किया मैंने कि एक के बाद एक आए, बाकी आपको तो आगे आगे बढ़ना है, सीधी सीधी लाइनें। कोई डाउट है तो इसमें पूछ लेना, सीधा सीधा लिखना आपको, एक पॉइंट फिर सेकंड पॉइंट फिर थर्ड पॉइंट, जैसे नॉर्मली लिखते हैं ना वैसा नॉर्मल चलेगा, बस आएगा धीरे धीरे ही। तो एक साथ आता है ना, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन भी रहता है, अपना ध्यान वहाँ भी जाता है, सर क्या बोल रहे वो भी होता है। तो वी ट्राई टू बी स्पेसिफिक नाउ। अब 3 शब्द मेरे बाद रिपीट करना। ओके, मेरे बाद रिपीट करना बिना समझे, ध्यान देते रहना। अब देखो, सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ सेट ऑफ, ऐसा कुछ आएगा, अ सेट ऑफ ऐसा कुछ आएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन होता है ये। ऑलराइट,
कुछ चीज़ें मिलती है तब सिस्टम बनता है, चाहे फिर वो कंप्यूटर ले लो, ओके, चाहे फिर वो टेलीविज़न ले लो, उसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है, चाहे फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ले लो इफ यूर अंडरस्टैंडिंग, चाहे फिर एजुकेशन ले लो, ये सारे सिस्टम में बहुत सारे एंटिटीज मिलकर एक भी नहीं रही तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, ऐसा है ही है बेसिकली। तो सेट ऑफ, सुनना, 3 शब्द रिपीट करना और सेट ऑफ के बाद 3 शब्द आएंगे, मेरे बाद रिपीट करते रहना। पहला, इधर देखना, मेथड, क्या बोलेंगे? मेथड, पहला शब्द क्या है? मेथड, ऑलराइट। सेकंड, प्रोसीजर, क्या बोलेंगे? प्रोसीजर, बिना समझे बोलना, ऑलराइट। पहला शब्द क्या है? मेथड, क्या बोलेंगे? मेथड। सेकंड क्या है? प्रोसीजर, क्या नाम है? प्रोसीजर। और थर्ड शब्द आया रूटीन्स, क्या बोलेंगे? रूटीन्स। ध्यान देना, पहला क्या था? मेथड, सेकंड क्या है? प्रोसीजर, थर्ड क्या है? रूटीन। एमआरपी होता है ना, एमआरपी, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो और साइड में ब्रैकेट में कहीं तो एमआरपी सेट कर सकते हो। सेट ऑफ मेथड, प्रोसीजर्स, रूटीन। आंसर खत्म नहीं हुआ, आंसर 6 से 7 पॉइंट्स में चलेगा, लेकिन फिलहाल आप छोटी छोटी चीजें समझो तो सही। अपना सिलेबस कहता है कि ये इन तीनों का सेट है, ये तीनों मिलते हैं ना तब एक सिस्टम बनता है एक प्रकार से। अब सिस्टम को सिस्टम बनने में टाइम लगता है, सिस्टम तुरंत सिस्टम नहीं बनता है, उसको समय लगता है ना, अपन सीखते हैं, अपन उसको फाइनल करते हैं। तो ये फाइनल होना यानी वो तीनों चीजें आ जाना, वो रूटीन तक पहुंच जाना, उसके लिए अपन को मेथड और प्रोसीजर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। अब मेथड का मतलब क्या समझना और प्रोसीजर का मतलब क्या समझना, सुनना मेरी बात ध्यान से। मेथड का मतलब ये होता है अपने सिलेबस के हिसाब से, ये शब्द जो है ना इंटरचेंजेबली अलग अलग जगह पर यूज होते हैं। मेथड का मतलब जैसे मैंने कोई मेथड निकाला, प्योरिफिकेशन मेथड, गोल्ड को प्योर करना है तो प्योरिफिकेशन मेथड, ऑलराइट। अब मेथड का नाम है, ये एज अ होल मेथड हो गया, अगर आप समझ रहे हो, ओके। अगर कुछ परचेज करना है तो परचेजिंग मेथड, प्रोडक्शन मेथड, यानी एज अ होल उस पूरी चीज का नाम मेथड, उसके अंदर वी हैव समथिंग नोन एज प्रोसीजर्स। अब वो प्रोडक्शन में ये प्रोसेस, ये 4 प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा, वो हो जाएंगे समथिंग नोन एज प्रोसीजर्स, यानी एज अ होल मेथड, उसके अंदर आता है ये शब्द इंटरचेंजेबली अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब हो सकते हैं इसके। अपना सिलेबस कह रहा है कि पहले आप मेथड डिटरमाइन करते हो, अगर आप समझे, पहले आप क्या करना है वो आप डिटरमाइन करते हो, पहले आपका काम क्या है वो आप समझते हो। तो एज अ होल ये पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? ये पूरे प्रोसेस का नाम है समथिंग नोन एज प्योरिफिकेशन या सेल्स मेथड या प्रोडक्शन मेथड या परचेज मेथड। एज अ होल आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या क्या करना है वो मेथड डिसाइड हुआ, फिर उसके अंदर क्या क्या टास्क होंगे वो डिटरमाइन करेंगे अपन, उसको बोला गया है प्रोसीजर्स, अगर आप समझ रहे हो। अगर मुझे कोई सप्लायर से कुछ खरीदना भी है तो इट वुड बी लाइक समथिंग नोन एज परचेज मेथड। अब उसमें किस तरीके से पेमेंट करना, कब उसको परचेज करना, कौन से प्रोडक्ट्स, क्या क्या उसमें स्टेजेस होंगे, वो सारा प्रोसीजर्स। यानी मेथड इज अ होल, प्रोसीजर इज कंसिडर्ड टू बी अ सबसेट। और जब मेथड्स और प्रोसीजर्स फाइनल हो जाएंगे ना, तब वो बनेगा रूटीन। रूटीन मतलब क्या? फिर अपन रेगुलरली इस मेथड के अंदर ये प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे ये काम के लिए, अगर आप समझ रहे हो। यानी 3 चीजें देखो, सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन एज सेट ऑफ डिटेल्ड मेथड्स, ओके, मेथड्स आया एक, सेकंड आएगा समथिंग नोन एज प्रोसीजर्स, ओके, मेथड्स के अंदर आएगा प्रोसीजर्स एंड रूटीन्स, ओके, एंड रूटीन्स। अब ये सुनना मेरी बात, अगर आप ध्यान दे रहे हो, मेथड एज अ होल, प्रोसीजर छोटा सा, उसके अंदर बहुत सारे, यानी मेथड्स के अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स हो सकते हैं, और जब मेथड्स और प्रोसीजर्स हो जाते हैं ना, तब अपन उसको रूटीन बना लेते हैं, अगर आप समझ रहे हो, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। सो कहने का मतलब ये कि अगर मुझे कोई भी टास्क करना है तो पहले वो काम क्या है वो मेथड होगा। फिर खाना बनाना, हाँ, खाना बनाना इज लाइक मेकिंग फूड, कैन बी गिवन एज अ नेम एज मेथड। देन द प्रोसीजर्स, हाउ विल यू मेक, व्हाट ऑल स्टेप्स शुड बी कैरिड आउट। तो मेथड इज लाइक जस्ट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग विच यू आर डूइंग, एंड प्रोसीजर इज लाइक द एक्शन विच यू आर डूइंग, एंड देन हैविंग द नेम एंड एक्शन कैन बी पुट इनटू रूटीन, कि अपन रोज खाना इस तरीके से बनाएंगे, इफ यू अंडरस्टैंड। सो मेथड, प्रोसीजर्स, रूटीन, आगे ये तीनों चीजें क्यों यूज होगी, ध्यान देना, ध्यान देते रहना। क्रिएटेड टू कैरी आउट अब वापस 3 चीजें, मेरे बाद रिपीट करना, थोड़ा सा सो रहे हो क्या, ध्यान देना। अ सेट ऑफ डिटेल, सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज सेट ऑफ डिटेल। पहला शब्द क्या था? मेथड। सेकंड क्या है? प्रोसीजर्स। थर्ड क्या है? रूटीन्स। एमआरपी होता है, लेकिन याद आप मेथड, प्रोसीजर, रूटीन रखना। अब क्यों करेंगे ये तीनों चीजें अपन, ये तीनों चीजें क्यों करेंगे? टू कैरी आउट क्रिएटेड टू कैरी आउट अब सुनना मेरी बात, 3 चीजें हो सकती है, हाँ सुनना मेरी बात, बिना समझे सुनना। स्पेसिफिक एक्टिविटी, अगर आप ध्यान दे रहे हो, ओके। उसके बाद हो सकता है कोई प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करनी है, ओके, या फिर टू परफॉर्म अ ड्यूटी। समझ में नहीं आया होगा, ध्यान देना। ये 3 चीजें अपन 3 कारणों के लिए यूज कर सकते हैं, सुनना। एक, कोई अपन को टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी,
कुछ स्पेसिफिक काम करना है जिसका टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी गर्मी लग रही फैन लगाया, स्पेसिफिक एक्टिविटी। ओके, इसमें भी देखो ना, इट इज लाइक अ मेथड विच इज लाइक हेल्पिंग अस टू लोअर डाउन द टेम्परेचर। फिर उसका प्रोसीजर क्या है कि स्विच ऑन द बटन एंड देन इट बिकम्स रेगुलरली, कि अपन इसी तरीके से इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द रूम वी डू दिस, या एयर कंडीशनर लगाया, जो भी, इफ यूर अंडरस्टैंडिंग। सो कहने का मतलब है कि टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी हो सकता है टू परफॉर्म अ ड्यूटी और सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये तीनों कारण हो सकते हैं। अब तीनों कारण में ये सिस्टम का यूज हो सकता है। स्पेसिफिक एक्टिविटी यानी जिसका कोई टाइम पीरियड फिक्स ना हो, जो कभी भी हो सकता है, रेगुलरली हो सकता है, दिन में 4 बार हो सकता है, दिन में 1 बार भी ना हो, ऐसा काम। दूसरा, परफॉर्म अ ड्यूटी, यानी जो रेगुलरली होता है। अगर आप समझ रहे हो, अगर आपने 8 बजे का अलार्म लगाया तो रोज वो अलार्म बजेगा। ओके, जैसे आपने परफॉर्म अ ड्यूटी में जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो वो भी सिस्टम के थ्रू आता है। अब वो भी उसी तारीख को बराबर वो यूनिट्स वगैरह कलेक्ट होकर वो बिल जनरेट होता है, अगर आप समझ रहे हो। तो वो परफॉर्मर ड्यूटी हो गया। ड्यूटी मतलब क्या, रेगुलरली काम करना। ओके, अगर आप समझ रहे हो। अब जैसे आपने ये सुना होगा NEFT, जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है ना, उसमें RTGS, NEFT, IMPS वगैरह होता है ना। NEFT का क्या होता है, हर आधे घंटे में बैच जाता है। भाई 10:30 से 11 के बीच में जिन्होंने पैसा ट्रांसफर किया ना, वो 11 बजे सारे एक साथ निकलेंगे, 10:30 से 11 के बीच वाले। फिर 11 से 11:30 वाले 11:30 बजे निकलेंगे, अगर आप समझ रहे हो। तो इस तरीके का जो काम है, जो रेगुलर होता है, वो भी सिस्टम के थ्रू होता है, यानी वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई, कोई सिक्योरिटी के इश्यूज, जैसे अपन को सिस्टम में किसी प्रकार का कंट्रोल लगाना है, जैसे पासवर्ड लगाना, या फिर किसी प्रकार से बायोमेट्रिक सिस्टम, अगर आप ध्यान दे रहे हो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, भी सिस्टम हो सकता है। यानी तीनों काम के लिए, डेली काम के लिए, कभी कभी काम के लिए, और इश्यूज के लिए भी। अगर आप ध्यान दे रहे हो और सो नहीं रहे हो तो इसको अपन सिस्टम बोलते हैं। वापस एक बार, सोना नहीं, ध्यान देना। वर्ड सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, ओके, इसमें 3 चीजें होगी। अ डिटेल सेट ऑफ मेथड्स, प्रोसीजर्स, रूटीन्स। अब मेथड यानी एज अ होल उस चीज़ का नाम क्या है, प्रोसीजर यानी उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होंगे, ये दोनों समझ गए। यानी तीसरा अपन को इन दोनों से मिलता है। कहीं इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखना है, मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है, रूटीन क्या है, लेकिन यही तरीका है याद करने का, और यही सही चीज़ है कि मेथड, उसके अंदर प्रोसीजर, एंड रेगुलर अपन मेथड और प्रोसीजर को रिपीट करेंगे तो वो रूटीन हो जाता है। अब ये आप क्यों करोगे, सेट ऑफ डिटेल मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड रूटीन्स, ये आप क्यों यूज करोगे, टू कैरिड आउट, टू कैरी आउट अ, क्रिएटेड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, ओके, परफॉर्म अ ड्यूटी, अगर आप ध्यान दे रहे हो, और तीसरा क्या था, सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी आपके यहाँ पर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम इन 3 रीजंस के वजह से हो सकते हैं। कुल मिलाकर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ भी चीज़ है तो वो तीन रीजन में कहीं ना कहीं बैठेगा, अगर ध्यान दे रहे हो। तो सिस्टम की जनरल डेफिनेशन है, थोड़ी सी नींद आती है, लेकिन कोशिश करें कि आप याद करें, उसके ऊपर फोकस करें। ओके, ध्यान आप रखें कि याद हो रहा है, राइट, सोना नहीं, और ध्यान देते रहना। वापस एक बार, सेट ऑफ डिटेल्ड मेथड्स, फिर क्या आएगा, मेरे बाद रिपीट करना, प्रोसीजर्स, और हो सके तो मेरे साथ रिपीट करना, रूटीन्स। ओके, क्रिएटेड टू कैरी आउट, क्या 3 चीजें, स्पेसिफिक एक्टिविटी, ए से एक्टिविटी ध्यान में रख सकते हो, उसके बाद परफॉर्मर ड्यूटी, डी से ड्यूटी ध्यान में रख सकते हो, और पी से सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये अपना पहला पॉइंट खत्म हुआ सिस्टम का, अगर आप ध्यान दे रहे हो। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ समथिंग नोन एज सिस्टम। आंसर खत्म नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद मेरी बात सुनना, अगर आप ध्यान दे रहे हो, तो क्या ये सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होगा या अनऑर्गेनाइज्ड होगा? सीधी सीधी बात है कि ऑर्गेनाइज्ड यानी तरीके से बना होगा यार, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मैनेजर्स, बहुत सारे टॉप ऑफिशियल्स ने मिलकर ये डिसाइड किया होगा कि आज से अपन ये सिस्टम फॉलो करेंगे। यानी प्रॉपर हर जगह, हर चीज हर जगह पर प्रॉपरली तरीके से मौजूद होगी कि यहाँ से अंदर आना है, यहाँ से बाहर जाना है, ये कंप्यूटर है, यहाँ पर ये काम होगा, यहाँ पर रॉ मटेरियल आएंगे, यहाँ पर ये प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसे रैंडमली तो कुछ चलेगा नहीं, अगर आप समझ रहे हो। तो अपना अगला पॉइंट बोलता है इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड, और रीजन है अपना पर्पसफुल स्ट्रक्चर। पर्पसफुल स्ट्रक्चर क्या होता है? पर्पसफुल यानी देयर इज सम पर्पस। भाई इसका काम क्या है? प्रोडक्शन करना। इसका काम क्या है? सिक्योरिटी देना। इसका काम क्या है? ये चीजें रोकना। तो डेफिनेटली वी आर हैविंग सम एम बिहाइंड इट, अगर आप समझ रहे हो। तो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्पसफुल स्ट्रक्चर। ओके, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्पसफुल स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ। अब मेरे बाद रिपीट करना वापस। सो रहे हो ना? ध्यान देना। ओके, एक शब्द आएगा इंटर रिलेटेड। क्या बोलेंगे? इंटर रिलेटेड। सेकंड क्या आएगा? इंटरडिपेंडेंट। क्या बोलेंगे? इंटरडिपेंडेंट। वापस थोड़ा सा देखते हैं पूरा। सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ सेट ऑफ, हाँ क्या है? सेट ऑफ डिटेल्ड मेथड्स, प्रोसीजर्स, रूटीन्स टू कैरी आउट अ
अब इधर देखना, क्रिएटेड टू कैरी आउट, तीन चीजें, ADP क्या आएगा, कैरी आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी, ओके। उसके बाद डी से क्या रहेगा, परफॉर्मर ड्यूटी, एंड पी से रहेगा सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर आप ध्यान दे रहे हो, पहला पॉइंट खत्म हुआ, याद कर लो यहाँ पर और फिर लिखना। ये पहला पॉइंट आप याद कर लिया ना अगर आपने, तो अभी लिख लो आप ये पॉइंट पॉज करके, ओके। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्पसफुल। भाई सीधी सीधी बात है, देखो समझना मुश्किल नहीं है, यहाँ पर याद रखना मुश्किल है। ये चीज़ें कोई अपने लिए डिफिकल्ट टर्म्स नहीं है, क्योंकि ये पहली चीज़ें आसान है, याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बाकी इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ कंप्लीटली डिफरेंट टर्म विच वी आर स्टडिंग, कि पहली बार देखा सर ये सिस्टम नामक चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड पर्पसफुल स्ट्रक्चर विथ इंटर रिलेटेड। मेरी बात सुनना, इंटर रिलेटेड, दो शब्द है, इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या, मेरे घर पे टेलीविजन एक और उसका एक रिमोट है, आपके घर पे एक टेलीविजन है और आपके पास भी एक रिमोट है। अगर दोनों टीवी सेम नहीं है तो बेसिकली वो रिमोट अपन इंटरचेंज नहीं कर सकते कि तुम्हारा रिमोट मेरे लिए और मेरा रिमोट तुम्हारे टीवी के लिए चल जाए, ऐसा नहीं होगा। वो दोनों आपस में दे आर रिलेटेड, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। तो हर सिस्टम का हर पायदान, हर पड़ाव एक दूसरे से रिलेटेड है, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, प्रॉपरली कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, अगर आप समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि जैसे वो i7 के प्रोसेसर्स होते हैं, उसके लिए 4 GB का रैम होना मिनिमम, ये एक्सपेक्टेड है। इसी प्रकार से ये बोलते हैं कि इंटर रिलेटेड, दोनों साथ में मिलकर चलने वाले, एक चीज, और दूसरा इंटर डिपेंडेंट, तू है तो मैं हूं। फ्रेंड्स, अगर आपके सिस्टम में जो अलग अलग सब सिस्टम्स है, यानी छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, जैसे कि कीबोर्ड, वो अगर नहीं चले तो आपका कंप्यूटर काम का नहीं है। तो अगला पॉइंट क्या बना, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड पर्पसफुल स्ट्रक्चर विथ इंटर रिलेटेड, दैट कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स, अगर समझ रहे हो। तो ये हो गया सेकंड वाला पॉइंट। अभी तक आंसर खत्म नहीं हुआ बेटा, अगर ध्यान दे रहे हो। वापस अपन थोड़ा सा याद करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड, भाई तरीके से बनाया हुआ, इतनी मेहनत की है, मेथड, प्रोसीजर, रूटीन होना अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, अगर आप समझ रहे हो। अपन ने मेथड डिसाइड किया, फिर प्रोसीजर किया, फिर उसको रूटीन बनाया, यानी प्रॉपर तरीके से अपन उसको फाइनलाइज किया है, तो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड। और फिर रीजन है ना, अरे यार खर्चा किया है, कुछ फायदा दे रहा है, इसलिए पर्पसफुल, अगर आप समझ रहे हो। कुछ प्रॉफिट दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो एक प्रकार से एसेट है, इसलिए पर्पसफुल, यानी कुछ ना कुछ रीजन है उसका वहां पर होना, फालतू में तो वो होगा नहीं वहां पर, और अपन रखेंगे नहीं फिर अंडरस्टैंडिंग। तो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्पसफुल स्ट्रक्चर विथ इंटर रिलेटेड, दैट कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स, अगर ध्यान दे रहे हो। सो इतने हो गए अपने 2 पॉइंट्स। अगर आपको ये 2 पॉइंट समझ में आए हो और याद हुए तो लिख लेना, वापस एक बार देख रहे। कब लिखना, दूसरा पॉइंट रुकना, अभी लिखना मत। वर्ड सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, ओके, इधर देखना मेरे पास, अ डिटेल सेट ऑफ, 3 शब्द, MRP, मेथड, प्रोसीजर, रूटीन। सो रहे हो क्या, ध्यान देते रहना, ओके। ये 3 हो गए। उसके बाद क्रिएटेड टू कैरी आउट अ, MRP, सो MRP हो गया। उसके बाद आएगा ADP, क्या, टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, अगर ध्यान दे रहे हो। उसके बाद आएगा D से, टू परफॉर्म अ ड्यूटी, जो रेगुलर काम रहे, ओके, इतने बजे ये समय पर, इस दिन को, ये रोज होता है वैसा काम, और टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इसके लिए सिस्टम होता है, अगर आप समझ। सेकेंड पॉइंट बोलता है इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपर तरीके से बना हुआ, पर्पसफुल, इसका पर्पस है, इसका रीजन है, इसका कोई एम है, ऑब्जेक्टिव है, पर्पसफुल स्ट्रक्चर विथ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स। तो हर सिस्टम, क्योंकि बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है, तो वो सारी चीजें मिलकर वो सिस्टम बनता है, तो इसलिए उसको इंटर रिलेटेड कहा गया और इंटरडिपेंडेंट कहा गया। तो मेथड्स, प्रोसीजर्स, रूटीन्स कैरिड आउट टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक, ADP, स्पेसिफिक एक्टिविटी। उसके बाद ड्यूटी, और फिर आएगा सॉल्व अ प्रॉब्लम। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्पसफुल स्ट्रक्चर, जो क्या है उसके अंदर, विच कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स, अगर समझ रहे हो और अगर ध्यान दे रहे हो। ये था अपना सेकेंड पॉइंट सिस्टम का। ये चीज आपको लिखनी होगी और एक बार याद करनी होगी। ये 2 पॉइंट के बाद एक और पॉइंट देखते हैं और फिर तीनों मिलकर रिवाइज करेंगे। पूरी तरीके से देखते रहना, सोना नहीं। थोड़ा सा कंटेंट सिंपल होने के कारण थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन आप अगर हो सके तो, है ना, आप ये चीज़ पूरी तरीके से याद रखोगे बेसिकली कि एक तो हो गया मेथड्स, ये शब्द अपन को याद रखना ही है किसी भी हालत में। एक हो गया प्रोसीजर्स और एक हो गया रूटीन से, MRP, ओके। उसके बाद ADP में एक्टिविटी, ड्यूटी, प्रॉब्लम, ये सारे कीवर्ड्स है। इसको अपन, इस आंसर में बहुत सारे कीवर्ड्स है, ओके। ऑर्गेनाइज्ड
पर्पसफुल, इंटर रिलेटेड, ऑलमोस्ट पूरा ही आंसर हो गया अगर आप ध्यान दे रहे हो। इंटरडिपेंडेंट, दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स विच यू नीड टू रिमेंबर इफ दिस कम्स इन द एग्जाम। और इसको भी घुमा भी सकते हैं, इसको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं। अभी तक ये 2 पॉइंट अपन ने देखे हैं, ऐसे कुल मिलाकर अपने 5 पॉइंट्स है इस आंसर में लगभग। ओके, तो कहने का मतलब है कि एक तीसरा पॉइंट देखते हैं और फिर ये सेशन यहाँ पर रोकते हैं। राइट, आई होप आपको याद हो रहा है और आप ध्यान दे रहे हो, सुन रहे हो। अच्छा, अगर आपको समय मिले तो आप मेरे को एग्जाम्पल देना कि सर मेथड ये होकर, प्रोसीजर ये होकर, रूटीन ये हो सकता है क्या। आप एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करना और मेरे को सेंड करना कि मेरे हिसाब से सर ये मेथड है। मतलब मेथड का मतलब क्या, एज अ होल आपने कोई चीज़ डिफाइन की। ओके, प्रोसीजर का मतलब क्या है कि उसमें क्या स्टेप्स हुए और फिर कल से ये फॉलो होगा। ऐसा जैसे दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रकार से पॉलिसी कैसी होती है, पॉलिसी उसके अंदर फिर चीज़ें होती है ना, जैसे रिफंड पॉलिसी। सर देखो हमारी ये पॉलिसी है, तो अपन ने पहले डिटरमाइन किया कि अपन को ये पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इसकी ज़रूरत है हमको। उसी प्रकार से यहाँ पर पॉलिसी की जगह मेथड ने ले ली, वो मेथड अपन को बनाना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत है हमको, क्योंकि वो मेथड के बिना अपना काम नहीं होगा। अच्छा, वो मेथड बनाते हैं, अच्छा फिर उसमें क्या रखेंगे, उसमें ये प्रोसीजर्स रखेंगे। अच्छा ठीक है, फिर अपन ये सबको बता देंगे, फिर वो रूटीन में आ जाएगा, अगर आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप भी कोई एग्जाम्पल देने की कोशिश करो तो करना कि ये देखो हमारी ये रिफंड पॉलिसी है, इसमें ये प्रोसीजर फॉलो करना है, ये फॉर्म भरना है, ये इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट वापस ला कर देना है, एंड देन यू गेट द मनी। अच्छा, और फिर वो 4 लोग भी इसी तरीके से करेंगे, सब लोग इसी तरीके से करेंगे, एंड इट वुड बी फॉलोड। इफ यू अंडरस्टैंडिंग। सो कहने का मतलब है कि पहले अपन को मेथड बनाना पड़ता है। कोई भी अगर रेलवे में ले लो तो अपन एक मेथड बनाएंगे टिकट बुकिंग मेथड, जिसमें अपन प्रोसीजर डिफाइन करेंगे, ये फॉर्म रहेगा ऐसा वैसा, और फिर ये रूटीन बनेगा, अगर आप समझ रहे हो। तो ये स्टैंडर्ड होता है। ये स्टैंडर्ड होने के बाद लोगों को आदत पड़ती है। वी डू नॉट चेंज इट रेगुलरली, सिस्टम शुड बी स्टैंडर्ड है। इसको अगर आप रेगुलरली चेंज करते जाओगे तो वो स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। एटीएम देख लो आप, एटीएम में उसमें कैश विड्रॉल का मेथड है, उसमें डिपॉजिट का मेथड है, और सब में सेम रखने की कोशिश की गई है ताकि एक कम से कम पढ़ा हुआ इंसान भी एटीएम की मशीन यूज़ कर सके। उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, जितना सिंपल बनाएंगे उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा, उतने ज़्यादा यूजर्स मिलेंगे और फैसिलिटी मिलेगी। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बेसिकली बिफोर क्रिएटिंग एनीथिंग, दे शुड बी गिवन अ ग्रेट अमाउंट ऑफ थॉट। और इसमें ये ऑर्गेनाइज और पर्पसफुल तो है ही है भाई, ऑर्गेनाइज होगा तभी ये प्रॉपरली एक्सेप्टेड होगा, पर्पस है तभी अपन खर्चा कर कर मेथड और प्रोसीजर बना रहे हैं, अगर आप समझ रहे हो। कुछ ना कुछ रीज़न है तभी अपन ने सोचा ना कि ये मेथड बनाते हैं। ओके, और इसके अंदर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट एलिमेंट्स होंगे। जैसे कंप्यूटर ले लो तो उसके अंदर भी इंटर रिलेटेड इंटर डिपेंडेंट एलिमेंट्स होते ही है। तो इफ अंडरस्टैंडिंग, सो कहने का मतलब है कि अगर वो मशीन है तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है, नहीं तो वो नहीं, एक चीज़ नहीं तो अगर कोई भी एलिमेंट है ना, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण बनकर बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ आ रहे हैं ना, तो हर एलिमेंट का अपना अपना मकसद है। इतना मकसद है कि वो अकेला नहीं चले तो काम रुक जाएगा, और अगर उसके बिना चल रहा है काम यानी उसकी ज़रूरत ही नहीं है, फिर वो एडिशनल है। यानी कहने का मतलब स्क्रीन नहीं है कंप्यूटर की तो काम रुक जाएगा, कीबोर्ड नहीं है काम रुक जाएगा, माउस नहीं है, जो भी है काम रुक जाएगा। इफ अंडरस्टैंडिंग, ओके, क्या हार्ड डिस्क नहीं, जगह नहीं है, रैम नहीं है, काम रुक जाएगा। तो ये सारी चीज़ ऐसे जो मैंडेटरी है लेकिन मिलकर एक सिस्टम बनते हैं, यानी एक साथ है तो मतलब है, नहीं तो अकेले है तो इनका कोई मकसद या मतलब नहीं है। इफ अंडरस्टैंडिंग, इसलिए एज अ होल ये चीज़ें बनती है, ऑर्गेनाइज प्रॉपर इंटर रिलेटेड इंटर डिपेंडेंट एलिमेंट्स। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, तीसरा देखकर पूरा रिवाइज करेंगे, ध्यान देते रहना। ओके, अब ध्यान देना, मेरे बात कुछ रिपीट करना। ऑल द सिस्टम्स, देखो थर्ड पॉइंट ध्यान देना, ऑल द सिस्टम्स जनरली हैव। अब कुछ बिना समझे मेरे बात रिपीट करना। पहला सुनना ध्यान से, इनपुट, क्या बोलेंगे, इनपुट। सेकंड बोलेंगे आउटपुट, क्या बोलेंगे, आउटपुट। और थर्ड बोलेंगे फीडबैक, क्या बोलेंगे, बिना समझे बोलेंगे फीडबैक। पहला क्या है, इनपुट, सेकंड क्या है, आउटपुट, थर्ड क्या है, फीडबैक। भाई हर सिस्टम में इनपुट होता है, भाई इनपुट देंगे तभी तो काम चलेगा। आपको कोई नहीं बोलेगा ये एटीएम आएगा नहीं अपने पास, ले मेरे पैसे निकाल। आप इनपुट दोगे मशीन में तब वो मशीन काम करेगी, अगर आप समझ रहे हो। और फिर आउटपुट आएगा अगर सही से काम हुआ है तो। फ्रेंड्स, आप वो रेलवे टिकट पर जाकर आप नहीं बोलोगे, ए वो टिकट वाला नहीं बोलेगा, ए ले 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 कहीं तो घूमने जा, इफ अंडरस्टैंडिंग। या वो बिग बाजार वाले ऐसा नहीं किया, ये लो गुड्स अब ऐसा। इफ अंडरस्टैंडिंग, यू गो, यू इनिशिएट, यू स्टार्ट, यू इनपुट, यू गिव सम ऑर्डर, दैट इज द इनपुट बेसिकली। इनिशिएशन हैपेंस थ्रू इनपुट ओनली, अगर आप समझ रहे हो। इनपुट गया फिर आउटपुट आएगा, और वो डिपेंड करेगा कि इनपुट किस तरीके से गया, अगर आप समझ रहे हो। तो चाय में भी चीज़ें इनपुट गई तब जाकर चाय बनी। तो ये सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। चीज़ें वो आसान है तो आसान ही रखते हैं ना, घुमा के डिफिकल्ट करके इजी करने का क्या मतलब। ऑल सिस्टम जनरली हैव इनपुट आउटपुट, और आजकल के दौर में सारे सिस्टम्स में जनरली है फीडबैक मैकेनिज्म। भाई इनपुट है, आउटपुट है और फीडबैक भी है। सर क्या बोल रहे हो, क्या आप अपने आउटपुट मिलने के बाद सिस्टम में फीडबैक दे सकते हो? हाँ सर, नहीं सर, पता नहीं सर। स्विगी का नाम सुना है, जोमेटो का नाम सुना है, अमेजोन का नाम सुना है, फ्लिपकार्ट का नाम सुना है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे आजकल सब कुछ एवरीथिंग इज कंप्लीटली रिव्यू बेस्ड।
रिव्यू यानी क्या, फीडबैक, यानी आजकल के सिस्टम का हिस्सा इनपुट आउटपुट के साथ फीडबैक भी हो गया, अगर आप समझ रहे हो। तो all systems generally have, today all systems generally have, what do they generally have? Inputs, outputs and feedback mechanisms, on the basis of which, on the basis of feedback we would be able to judge the system, we would be able to trust the system, if you understand। तो आजकल पहले देखो ना, मूवीज तो ऐसे ही चल जाती थी, अभी रिव्यू के बिना, और रिव्यू बेस्ड मूवीज तो किस तरह, आयुष्मान खुराना, व्हाई इज इट सो फेमस, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू वी आर एबल टू गो एंड वी गो एंड वॉच हिज फिल्म्स। मैं फ़ैन हूँ उसका, नहीं हूँ, ये वाली कोई बात नहीं है, लेकिन रिव्यू का ज़माना हो चुका है। आपकी चीज़ अच्छी है ना, वो रिव्यू पर ही डिपेंड करती है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट द मार्केटिंग, अगर आप समझ रहे हो। तो रिव्यू आज का या फीडबैक आज का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है सिस्टम का। द बेटर द फीडबैक, द बेटर द सिस्टम वुड बी एक्सेप्टेड बाय द मार्केट। अगर आप बेटर इनपुट आउटपुट चाहिए, फीडबैक के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, अगर आप समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि ऑल सिस्टम जनरली हैव, इसमें ये जो तीसरा पॉइंट है ना, इसमें 3 चीज़ें आएगी। ओके, इसलिए थोड़ा सा ये पॉइंट को आखिर में रखते हैं, फिर चौथा पांचवा देखेंगे, लेकिन कब, अगले पार्ट में। लेकिन फिर ये वापस अपन तीनों अभी रिवाइज करेंगे, सोना नहीं। ऑल सिस्टम जनरली है, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसमें नींद आती है कड़क एकदम, कोशिश करना कि आप ध्यान दें और सोए नहीं, प्योर एकदम इधर ही मेरे पास देखते रहना। ऑल सिस्टम जनरली हैव इनपुट, आउटपुट एंड फीडबैक मैकेनिज्म्स, अगर आप ध्यान दे रहे हो। ओके, इनपुट लिया, आउटपुट हुआ, और फीडबैक इज समथिंग विच इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। जरूरी नहीं कि आप रिव्यू दो ही, लेकिन आपको, आप वो ओला भी यूज़ करते हो, उबर भी यूज़ करते हो, जो भी है, दे ऑलरेडी उसमें कई बार वी सी द ड्राइवर्स ऑल्सो सेइंग कि मेरा फीडबैक देना वगैरह वगैरह। मेरे को रोकने वाली बात नहीं है यहाँ, वहाँ उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। उसके बेसिस पे जज किया जाएगा, वो कुछ भी बोले, लेकिन उसके बेसिस पे आजकल जज किया जाता है हर प्रोडक्ट, अगर आप समझ रहे हो। तो हर सिस्टम्स में जनरली इनपुट, आउटपुट एंड फीडबैक मैकेनिज्म तो होता ही है, एक चीज़। ओके, दूसरा, तीसरे में दूसरा पॉइंट, ओके, तीसरे में दूसरा पॉइंट क्या आएगा? ऑल द सिस्टम्स शुड मेंटेन, सुनना अब मेरे बात रिपीट करना बिना समझे, अब जैसा है वैसा है। ओके, मेरे बात रिपीट करना। इंटरनल स्टेडी स्टेट, क्या बोलेंगे? इंटरनल स्टेडी स्टेट बोल रहे हो ना, मेरे बात बोलना। ओके, इंटरनल स्टेडी स्टेट, क्या बोलेंगे? इंटरनल स्टेडी स्टेट। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब क्या? इन स्पाइट ऑफ, पूरी बात होने पर समझ में आएगा। इंटरनल स्टेडी स्टेट इन स्पाइट ऑफ चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्या बोलेंगे? चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मेरे बाद रिपीट करना, कोई भी आसपास कोई भी आपको देखता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कोशिश करो कि रिपीट करें। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? देखो, बहुत ही जनरल आंसर है, लेकिन याद करना होगा। अच्छा, थोड़ा सा अपने दिमाग को टेस्ट करते। देखो, कभी भी अपन है ना, ये रिवाइज करेंगे ना, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ना, पढ़ते पढ़ते बीच में ही कोई बीच में और आंसर डाल दो, ताकि क्या है, क्योंकि वो का वो पढ़ रहे हो तो वो याद आएगा, लेकिन आगे जाकर पीछे आने की कोशिश करो, तब देखो आपको कितना याद रहता है, एंड उधर के उधर ही टेस्ट दो अपने आप को। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन एज अ सेट ऑफ डिटेल, क्या आएगा? मेथड्स, प्रोसीजर्स और रूटीन्स। अब क्रिएटेड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, उसके बाद परफॉर्म अ ड्यूटी और सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड, फिर पर्पसफुल स्ट्रक्चर विथ, अरे बोलो ना, इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स। आपने अगर इन शब्दों के बारे में, मेथड्स, प्रोसीजर्स के बारे में अगर कुछ एडिशनल आप लिख रहे हो तो उसको साइड में सेट करना। कोई तो अपने बुक में सेट कर सकते हो कि मेथड प्रोसीजर, कि आप ये इसका मतलब जो है ना, वो शायद आप थोड़े समय बाद भूल जाओ, तो हो सके तो थोड़ा सा रेफरेंस के लिए मेथड पूरा, प्रोसीजर उसके अंदर, रूटीन रेगुलरली, फिर सिस्टम बन गया, अगर आप समझ रहे हो। क्यों बनाया अपन ने? क्योंकि अपन को एक एक्टिविटी कैरी करनी थी। नहीं 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 नहीं, अपन को ना एक ड्यूटी करनी थी रेगुलर वाली। नहीं 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 नहीं, अपन को एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है, वो सॉल्व करनी थी। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, अगर आप समझ रहे हो। दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड है, पर्पसफुल है, रीजन है भाई बनाने का। ऐसे ही बैठे बैठे चलो सिस्टम बनाते, फालतू का नहीं बनेगा। विथ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, उसका काम उधर ही चलेगा। इस मशीन में यही चीज़ बैठेगी, और एक चीज़ नहीं काम करे तो फिर बाकी भी काम नहीं करेंगे। इफ यू अंडरस्टैंडिंग कि उसका इतना महत्व है, उस इंटरडिपेंडेंट, वो छोटे एलिमेंट का, सब सिस्टम का बोलो, यानी सिस्टम के पार्ट को सब सिस्टम बोलते हैं, कि वो नहीं तो पूरा सिस्टम भी नहीं, और उसका होना, सब साथ में काम कर रहे तो ही उसका भी वजूद है, अगर समझ रहे हो। तीसरा पॉइंट क्या बना? अब देखते हैं आपको तीसरा पॉइंट याद है क्या। ये अपना, आप तो ये सीधे सीधे लाइने में चलते रहना। तीसरा पॉइंट बनेगा ऑल सिस्टम जनरली हैव, क्या आएगा? देखो, इनपुट्स, आउटपुट्स एंड फीडबैक मैकेनिज्म्स। ओके, एक चीज। दूसरा, ऑल सिस्टम्स जनरली हैव, ये तो बोल दिया। अब जनरली हैव के बाद इन्होंने ये भी बोला है कि ऑल सिस्टम्स शुड, एक प्रकार से,
मेंटेन इंटरनल स्टेडी स्टेट डिस्पाइट चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट। बाह्य वातावरण, एक्सटर्नल एनवायरमेंट बदलता रहे फिर भी इंटरनल सिस्टम स्टेडी होना चाहिए। यानी एक प्रकार से अगर एक्सटर्नल कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, देखो आप में भी बहुत सारे, अपन अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे जरिए जिससे अपन डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बट द सिस्टम शुड बी सच, संस्कार अपने इतने तगड़े होने चाहिए कि वी शुडंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, वी शुड बी फोकसिंग ऑन व्हाट इज आवर एम फर्स्ट। मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पॉइंट का भी ये मतलब है कि इंटरनल स्टेडी स्टेट होना चाहिए, यानी सिस्टम तगड़ा होना चाहिए, उसने फाइट करना चाहिए। अगर बदलाव आए, अगर कुछ चेंजेस आए या फिर अगर कुछ लड़ने की बात आए, ये फाइटिंग वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है ना तो इन्वर्टर से भी सिस्टम चालू रखना ना एक प्रकार से उसकी स्टेट स्टेडी रखने में मदद करना है, अगर आप समझ रहे हो। तो सिस्टम में इंटरनल स्टेडी स्टेट होना चाहिए। अगर कुछ एक्सटर्नल नेगेटिव चीजें भी आए, विंड आ जाए तो भी अपना घर खड़ा रहता है, बेसिकली इट इज समथिंग विच इज फाइटिंग अगेंस्ट इट। अगर बाढ़ आने पर भी खड़ा रहे तो भी इट इज फाइटिंग अगेंस्ट इट, इतना स्ट्रांग होना चाहिए, अगर आप समझ रहे हो। इसी प्रकार से अगर अपन एक डेटा सेंटर की बात करें, जो मतलब जैसे मैं आपको एक डेटा सेंटर बताऊंगा समय मिलने पर, फेसबुक के डेटा सेंटर की बात करें या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो समझो यूएस में है, कैलिफोर्निया में डेटा सेंटर, यानी क्या, सारा डेटा वहां पर पड़ा है और ब्लैक कलर के बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं। ओके, वो 5 से 7 फुटबॉल फील्ड जितने बड़े होते हैं वो जगह। अब उधर भूकंप आ गया तो सर हमारा डेटा तो चला जाएगा ना, उधर बाढ़ आ गई तो, उधर साइक्लोन आ गया तो, उधर तूफान आ गया तो, मतलब फिर अंडरस्टैंडिंग, उधर किसी प्रकार की नेचुरल कलर, वैसा का वैसा डेटा सेंटर जिसमें करोड़ों रुपए लगे हुए ना, वो किसी दूसरे देश में भी मेंटेन करते, फिर अंडरस्टैंडिंग। अब बाढ़ भूकंप कुछ भी आओ, इमीडिएटली कंट्रोल उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो डिस्पाइट ऑफ द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट, दे आर एबल टू कीप द इंटरनल स्टेडी स्टेट, दे आर एबल टू फाइट अगेंस्ट दैट एक्सटर्नल नेगेटिव थिंग्स विच आर कमिंग, विच थिंग्स विच शुडंट कम, अगर समझ रहे हो भाई। आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैकिंग हो सकती है तो एन्क्रिप्शन रखो, पासवर्ड्स रखो। मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, रिसर्च कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी ने चोरी की है, अगर किसी ने ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान किया है ना, वो एक्सटर्नल से ज्यादा इंटरनल एम्प्लॉयज नहीं किया, आप समझ रहे हो। इसलिए प्रॉपरली इतना ही डेटा दिखता है उस एम्प्लॉय को, यानी कहने का मतलब जिंदगी में अपने ही ज्यादा नुकसान करते हैं। ऐसा ये बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा ऐसा, इफ अंडरस्टैंडिंग, कहने का मतलब ये, तो वो अपने ही क्या जो काम ना है, बेसिकली मतलब ये कि इसमें सेकेंड वाली बात बोली है कि वो इंटरनल सिस्टम आपका इतना तगड़ा होना चाहिए कि सामने वाला अगर गलत करना भी चाहे तो उसमें वो हो ना अवेलेबिलिटी। आप जैसे फेसबुक के ऊपर यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हो तो वो उसकी स्टेडी स्टेट है। इवन इफ यू ट्राई समवन एल्सेस पासवर्ड इट वोंट वर्क, यू गिव इट अ ट्राई, यू वोंट बी एबल टू हैक इट इजीली। वो उसकी कैपेसिटी, उसकी रोबस्टनेस, उसकी स्ट्रांगनेस है बेसिकली। एक ताला है जिसको आसानी से तोड़ ना सके, इफ यू रिमेंबर, तो वो उसका बेसिकली इंटरनल स्टेडी स्टेट है, जिसके कारण क्या है, आपका घर प्रोटेक्टेड है अगर न टूटे तो। जो भी कहने का मतलब है कि इस तरीके से आपका सिस्टम ने फाइट करनी चाहिए, ऐसे कंट्रोल्स होने चाहिए जिससे कुछ जो चीज़ें सिस्टम को खराब करने के लिए आए तो भी उससे लड़ सके, अगर समझ। तो वो दूसरा डेटा सेंटर रखना या इन्वर्टर रखना या पावर जनरेटर्स रखना, ये सारी चीज़ें आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फाइट करने के लिए, अगर समझ लो। तो कहने का मतलब ये कि किसी प्रकार से अगर है ना ऑर्गेनाइजेशन में, देखो क्या हुआ कि एक एम्प्लॉय छोड़कर चला गया, अब ऐसी स्थिति में छोड़कर चला गया कि अभी तो एम्प्लॉय नहीं मिला ना तो वाट लग जाएगी, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट चला जाएगा, होता है ऐसा। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इंटरनल स्टेडी स्टेट मेंटेन करती है। कैसे? एम्प्लॉयज रखती है बेंच पर एम्प्लॉयज रखना, यानी क्या, इनको पैसा मिलेगा, रोकड़ा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, लेकिन काम नहीं रहेगा, आएंगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा रिसर्च ये कहता है कि हर महीने में एक एम्प्लॉय छोड़कर जाता है। तो शायद अभी कोई चला जाए, और अगर कोई अचानक से चला गया, अचानक से कोई छोड़कर चला गया विदाउट सर्विंग द नोटिस पीरियड एंड एवरीथिंग, कोई ऐसे भी छोड़कर जाते हैं, अगर चला गया ऐसा, तो फिर तो अपनी वाट लग जाएगी। तो लेट अस कीप देम ऑन बेंच, बिकॉज ऐसा हो सकता है, अभी मेरे को ऐसा अंदाजा आ रहा है। तो आपकी स्टेट तो इंटरनल स्टेडी रही ना, आपने लड़ लिया उस एम्प्लॉय को जाने की वजह से, अगर आप समझ रहे हो। उस एम्प्लॉय को एक्सटर्नली वो जा रहा है, छोड़कर जा रहा है, फ्रेंड्स, आपका नुकसान वो हो सकता है, लेकिन सेकंड पॉइंट बोलता है मेंटेन एन इंटरनल स्टेडी स्टेट डिस्पाइट अ चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यू शुड हैव सम कंट्रोल्स. It may not be possible that every time you are able to put it, but try to put as much as possible, जो feasible भी हो। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट 100 रुपए का और एम्प्लॉय रख दिया 1000 रुपए का, भाई ये तो मतलब नहीं बना ना। तो जहां पर फिजिबिलिटी भी आपको चेक करनी पड़ेगी, ये कहीं लिखना नहीं है आपको, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि मेंटेन एन इंटरनल स्टेडी स्टेट डिस्पाइट चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑल सिस्टम जनरली हैव दिस। क्या? एक तो इनपुट आउटपुट फीडबैक मैकेनिज्म,
सेकंड, ये आपके मॉड्यूल में ही ऐसा है, देखो ऑल सिस्टम्स जनरली हैव मेंटेन, ये सेट नहीं होता थोड़ा सा, आप समझ रहे हो, ऑल सिस्टम शुड जनरली, ऐसा होना चाहिए ना स्टेटमेंट, आप समझ रहे हो, अगर मेंटेन से स्टार्ट कर रहे हो तो हैव कैसे आएगा पहले, लेकिन आपके अपन के मॉड्यूल में ऐसा है तो अपन याद रखेंगे, मेंटेन एन इंटरनल स्टेडी स्टेट डिस्पाइट चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट, अगर आप ध्यान दे रहे हो। लास्ट पॉइंट अब देखो मेरे बात, अच्छा पूरा वापस एक बार, ऑल सिस्टम्स शुड जनरली हैव, एक चीज वापस याद करना कोशिश करना, इनपुट आउटपुट एंड फीडबैक मैकेनिज्म, सोना नहीं। ओके, सेकंड पॉइंट बोलता है मेंटेन कैसा स्टेडी स्टेट, इंटरनल स्टेडी स्टेट या एक्सटर्नल अपने हाथ में ही नहीं होता बेसिकली, एक्सटर्नल को तो अपन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अब जैसे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण ही तो आज तो बिजनेसेस बंद है ना, आप समझ रहे हो, आज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिगड़ा हुआ है या खराब है, इसके कारण ही तो लोग घर के बाहर या अपना धंधा नहीं चला पा रहे। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं, इंटरनल स्टेडी स्टेट डिस्पाइट चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, स्टिल आर ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज आर ट्राइंग टू कीप देयर इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग, इंटरनल स्टेडी स्टेट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो, इफ यू अंडरस्टैंडिंग, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फिर बाहर भी निकल सकती है हाथों से, तो अब वो फिर ऐसा हो सकता है, नहीं तो अगर ऐसा होता ही नहीं तो फिर तो कोई भी बिजनेस डूबता भी नहीं, अगर आप समझे तो जितना हो सके इंटरनल स्टेडी स्टेट रखो। थर्ड पॉइंट बोलते हैं ऑल सिस्टम्स शुड हैव बाउंड्रीज, सुनना, बाउंड्रीज, बाउंड्री का मतलब क्या हो सकता है, अगर आप सो रहे हो बाउंड्री का मतलब, सो रहे हो तो बताना, नहीं तो मत बताना, बाउंड्री का मतलब बाउंड्री का मतलब एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस। ओके, शायद आपके दिमाग में आ ही गया होगा, आप तो उस्ताद हो वैसे और मैं तो छोटा हूँ आपसे, आप जानते भी हो, तो कहने का मतलब है कि थर्ड पॉइंट बोलता है कि सिस्टम में बाउंड्रीज होनी चाहिए, सिस्टम में बाउंड्रीज होनी चाहिए, जो सिस्टम का ऑब्जर्वर यानी कि एक प्रकार से मालिक जो होगा ना वो सेट करेगा। सर कैसी बाउंड्रीज और कौन मालिक और क्यों सेट करेगा? भाई देखो, हर सिस्टम में हर एक को एंट्री देनी नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, आईटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपके पास अगर आई कार्ड नहीं है तो आपको अंदर आने नहीं दिया जाएगा, ये बाउंड्री सेट की है आपने, इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग रहेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो नहीं होगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क्स कम होंगे, इसलिए हर सिस्टम की बाउंड्री होनी चाहिए। कोई भी घर पे आता है तब अपन उसको डायरेक्टली उसको पूछते कौन चाहिए क्या चाहिए, इफ अंडरस्टैंडिंग। डोर भी अपन पूरा नहीं खोलते कई बार, वो लैच लगा हुआ होता है एक प्रकार से, तो कहने का मतलब ये कि इट इज़ अ बाउंड्री विच इज सेट वेयर, या फिर वी लुक इट दैट स्मॉल मिरर विच इज़ देयर कि कौन है, वो बाउंड्री के हिसाब से इट इज़ समथिंग विच हेल्प्स यू टू प्रोटेक्ट द सिस्टम। इट मे नॉट बी फॉर द प्रॉफिट बट इट वुड बी स्टॉपिंग इट फ्रॉम गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, अगर आप ध्यान दे रहे हो। इसलिए तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, सिस्टम की बाउंड्री होनी चाहिए। तो फिर वो एक यूजर आईडी और पासवर्ड भी होता है ना एटीएम मशीन में, देखो ना एटीएम मशीन में तो कैश पड़ा है, सामने पड़ा है, लाखों रुपए उस मशीन के अंदर है, लेकिन बाउंड्री है ना तब प्रोटेक्टेड है, नहीं तो क्या कैसे प्रोटेक्टेड होता बेटा? यूजर आईडी और पासवर्ड या पिन नंबर है तब जाकर हर कोई वो नहीं लेकर जा पा रहा है किसी और के पैसे, जितना खाते में उतना ही निकल पाएगा, ये बाउंड्री है। और ये पिन नंबर एंटर गलत करोगे, पिन सेट किया हुआ, ये बाउंड्री है, अगर आप समझिए। ये सारी चीज़ें इसलिए ताकि गलत काम ना हो, इफ यू अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि चोरी हो सकती है, घोटाले हो सकते हैं, इसके कारण अपन ने क्या कर दिया, बाउंड्री सेट कर दी। किसने सेट की? इसको सिस्टम ऑब्जर्वर, यानी जो सिस्टम को देखता है और सिस्टम को देखकर डिसीजन लेने वाला इंसान, सिस्टम के ऊपर जाकर वो काम नहीं करता डे टू डे, यानी बेसिकली द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप समझ रहे हो। वो क्या करता है, राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पर देखता है ना डिसीजन लेने के लिए, तो ही जस्ट ऑब्जर्व्स द थिंग सो दैट ही गेट्स ईच एंड एवरीथिंग, if you're understanding. His work is to get each and everything and take decision. Likewise, here he would be taking a decision of setting the boundary as well. So all systems generally have, ध्यान में रखना है, inputs, outputs and feedback mechanism, ये आपको किसी भी हालत में ध्यान में रखना है। Second, maintain an internal steady state despite changing external होता है बेटा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अपन को एक्सेप्ट कर उससे लड़ने की क्षमता होनी चाहिए आपके। तो यहाँ पर आप चाहो तो कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो, डेटा सेंटर, विंड, अर्थक्वेक, ऐसे कैलेमिटीज को भी सर्वाइव किया जा सकता है, तो उससे आपका इंटरनल स्टेट, या फिर एक छोटा सा इन्वर्टर भी एक प्रकार से आपकी, अभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, ऑफिस में काम नहीं हो रहा, यानी आपका ऑफिस उस स्टेट पर नहीं रह पा रहा है जिसके ऊपर उसने स्टडी रहना चाहिए था, लोग बैठे आराम कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं फ्रेंड, लेकिन अगर आपने किसी प्रकार से वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लड़ने के लिए टूल्स लगाए होते तो ऐसा नहीं होता, अगर समझ रहे हो। एंड लास्ट इज समथिंग, सिस्टम शुड हैव बाउंड्रीज। ओके, बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट टर्म that are usually defined by the system observer, ये आपको ध्यान में रखना है। सारे कीवर्ड्स आपको ध्यान में किसी भी हालत में रखने ही होंगे, अगर ध्यान दे रहे हो। तो वापस अपना क्या बना एक आखिरी बार, ओके, आखिरी बार EIS, आखिरी बार इधर देखना मेरे पास, सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ सेट ऑफ डिटेल्ड, क्या आएगा, मेथड्स, प्रोसीजर्स,
रूटीन्स। ओके, अब 3 चीज़ें देखो किस तरीके से अपना पूरा सेशन जब खत्म होने जाता है ना, तो देखो चीज़ें कैसे दिमाग में बैठती है पूरी तरीके से। ऐसा ही होना चाहिए, अगर आप पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हो तो चीज़ें दिमाग में बैठती है। कई बार ऐसे होगा कि मैं भी आपके साथ याद करूँगा, लेकिन कहने का मतलब है कि अपने पास और कोई चारा नहीं है, अगर आप समझ रहे हो। ये क्यों बनाएंगे, क्रिएटेड, क्यों क्रिएट करेंगे ये, टू कैरी आउट 3 चीज़ें, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी, दूसरा परफॉर्म ड्यूटी, अगर आप समझ रहे हो, और स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये मैंने आपको इसका मतलब बताया, आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो भी ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा बेटा, यू हैव नो चॉइस। ओके, और कुछ एग्जांपल्स जो आप है वो साइड में लिख कर मेरे को वो रेफरेंस वाला कंटेंट भी एक बार भेज सकते हो, ओके, जो मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा सकता हूँ बेसिकली। ओके, और सॉल्व अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, उसके बाद 2 चीज़ें सिस्टम में क्या होगा, एक तो ये ऑर्गेनाइज, ये इतनी सारी लाइन है, ये आपके 1-2 लाइन में बैठेगा। ओके, 2-2.5 लाइन में, ये तो मैं एक के बाद एक आए। सिस्टम क्या होता है, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्पसफुल स्ट्रक्चर विथ इंटर रिलेटेड एंड यस इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स, अगर ध्यान दे रहे हो। और तीसरा पॉइंट अपन ने देखा वो क्या था, ऑल सिस्टम्स जनरली हैव, याद करो और मेरे और बोल भी दो, खत्म भी कर दो। यस, पहला क्या बोलेंगे, यस पहला पॉइंट क्या आएगा, इनपुट आउटपुट एंड फीडबैक मैकेनिज्म्स। नाइस। सेकंड वन क्या आएगा, मेंटेन ये डिस्पाइट ये, मेंटेन कैसा स्टेडी, इंटरनल या एक्सटर्नल, ये फिल इन द ब्लैंक जैसा कुछ बन सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल, यू नो, एक्सटर्नल इंटरनल ऐसा कुछ सेट कर एमसीक्यू बन सकता है। मेंटेन इंटरनल स्टेडी स्टेट डिस्पाइट चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, डिस्पाइट यानी इन स्पाइट ऑफ चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, डिस्पाइट अ चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, इन स्पाइट ऑफ अ चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ, आप देख सकते हो। लास्ट वाला क्या है, ये होगा सिस्टम में वो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बाउंड्रीज होनी चाहिए। शुड हैव सिस्टम, शुड हैव बाउंड्रीज दैट आर यूजुअली डिफाइंड बाय सिस्टम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को यहाँ पर हेड ऑफ द टॉप पोजीशन वाला इंसान मानना है, जो डिसीजन लेता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सेट करता है सब मामला कि देखो इस तरीके से प्रोसीजर होगा, इस तरीके का मेथड होगा, अब आप ये काम कर लो, आप जानो, अब आप इसको प्रॉपरली करना, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये वो होगा जो यूजुअली बाउंड्री जो होगी वो सिस्टम ऑब्जर्वर से सेट होगी। तो क्या क्या कीवर्ड्स बने अगर अपन ध्यान दे रहे, वापस अपन आखिरी बार, ओके, जल्दी से, बिना अभी मैं स्क्रीन के ऊपर लाऊंगा नहीं, मेथड आप है ना पॉज कर है ना, ये अब मेरी ये बात खत्म होने तक आपका लिखने का काम खत्म हो जाना चाहिए। मेथड्स, प्रोसीजर्स, रूटीन्स। ओके, उसके बाद क्या बना, एक्टिविटी, ड्यूटी, प्रॉब्लम, उसके बाद और ऑर्गेनाइज्ड, ओके, पर्पसफुल, ऑर्गेनाइज्ड, इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट, इनपुट आउटपुट फीडबैक, इंटरनल स्टडी, एक्सटर्नल चेंजिंग, बाउंड्रीज, सिस्टम ऑब्जर्वर। ये सारे शब्द अपन को याद होने चाहिए किसी भी हालत में। एंड दिस कंप्लीट्स द आंसर व्हाट इज द सिस्टम। इजी आंसर समथिंग विच इज अ वेरी जनरल थिंग, इसलिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा ऐसा बोर जैसा हो सकता है, लेकिन आपको ये आंसर खत्म कर नोटबुक में लिखकर प्रॉपर्ली कंप्लीट कर मेरे को सेंड करना है। अच्छे से लिखना, कोई डाउट रहे तो मैसेज करना। एक रिक्वेस्ट है कि मेथड, रूटीन और प्रोसीजर जो है ना, ये थोड़ा सा एक आप भी आपके हिसाब से एग्जांपल बनाकर भेजो। विल ट्राई टू कीप इट दिस वे, वेयर आई विल ट्राई टू टेल यू समथिंग एंड यू विल ट्राई टू सेंड इट टू मी एंड आई कैन पुट इट फॉरवर्ड एज वेल। सो अच्छे से कुछ अगर आप सोचते हो ढंग का तो भेजना जरूर। ओके, सुना नहीं, पढ़ना, और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो डेफिनेटली दूसरी बार देख लेना रात में, यू वुड बी एबल टू स्लीप, राइट। सो प्लीज कंप्लीट इट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम स्पेसिफिकली, अभी तक आया नहीं है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। 2 और पॉइंट्स बचे, तो अगले पार्ट में देखेंगे, 2 और पॉइंट्स देकर थोड़ा सा आगे बढ़ लेंगे, जैसे समय, जैसे व्यवस्था। प्लीज कंप्लीट इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।